परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। और देख लिया। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। देखो देख लिया। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। प्लीज हेलो, सब लोग ऑनलाइन आ जाइए। परफेक्शन पीएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। 7 लोग ऑनलाइन है, जल्दी से आइए सब। 15 लोग कम से कम तो क्लास लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से। सर प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बंद हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है आलोक? दिख तो रहा है, साफ दिख रहा है। उनका बंद हो रहा होगा फोन। परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से। वॉइस प्रॉब्लम भी हो रही थी, आप सब ठीक है? पर बच्चे कहाँ हैं आलोक? 8 ही तो बच्चे हैं। सभी लोग ऑनलाइन आइए जल्दी। 9 बच्चे, 9 में से भी 1-2 तो मेरे मित्र हैं, स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं। एक दो बड़े बार बार ऑफलाइन हो रहा था। जल्दी आइए, 13 जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी लोग। हो गए। चलिए, तो संविधान में आज का अगला टॉपिक है। संविधान में आज का अगला टॉपिक रहेगा आपका सीएजी। सीएजी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस पे लघु उत्तरी में भी सवाल आ सकता है 100 शब्दों में, और 20 शब्दों में भी इस पे सवाल आ सकता है कि सीएजी किसे बोलते हैं। इसको हिंदी में बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस पर 100 शब्दों में भी सवाल आ सकता है और अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है। अति लघु उत्तरी में सवाल आएगा तो आपको क्या लिखना है कि संविधान के आर्टिकल 148 से 151 में सीएजी का वर्णन है, जो केंद्र सरकार के लेखों की क्या करता है, जांच करता है, और उनकी जो मांगे होती है, वित्तीय मांगे होती है, और उन पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। अर्थात जो भी नियंत्रण मांगे होती है, बजट के माध्यम से विभाग मांगते हैं तो उन पर नियंत्रण भी रखता है, और जो बजट जब मिल जाता है तो उसके बाद जब पैसा विभाग खर्च करता है तो उसका क्या करता है, ऑडिट भी करता है। तो यह आपका अति लघु उत्तरी में हो जाएगा। अब बड़े उसमें यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें क्या क्या चीजों का याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में इसका वर्णन है, ठीक है, सीएजी का। जिस प्रकार केंद्र में सीएजी होता है उसी प्रकार राज्यों में एजी होता है, अर्थात ऑडिटर जनरल होता है। ऑडिटर जनरल होता है। इस प्रकार केंद्र में सीएजी होता है, वो उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, ऑडिटर जनरल होता है। ऑडिटर जनरल का ये काम होता है कि केंद्र सरकार के सभी विभाग, केंद्र सरकार के सभी विभागों के लेखों की जांच करना। इसके अलावा जो अर्धशासकीय निकाय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, अर्धशासकीय निकाय जो होते हैं केंद्र सरकार के, अर्धशासकीय सेमी गवर्नमेंट, जिनको एड किसके द्वारा मिल रही है, केंद्र सरकार के द्वारा मिल रही है, उनके लेखों की भी क्या करता है, जांच करता है। इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण काम यह होता है कि विभागों की जो अनुदान मांगे हैं, विभागों की अनुदान मांगों पर नियंत्रण करता है। इसका मतलब यह है
कि जो भी विभाग बजट के रूप में जब अनुदान मांगे प्रस्तुत करता है तो यह अनुदान मांगे केंद्र सरकार के विभाग के द्वारा सबसे पहले किसके पास जाती है, सीएजी के पास जाती हैं। तो सीएजी देखता है कि जो विभाग के द्वारा अनुदान मांगी गई है वह सम्मत है कि नहीं, यानी वो जरूरी है कि नहीं, वो खर्च जरूरी है कि नहीं। यदि वो खर्च जरूरी नहीं होगा तो सीएजी उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। अर्थात कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है। अनुदान मांगों पर पहले क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। अर्थात जो भी विभाग के द्वारा पैसा मांगा जाएगा तो उस पर वो कंट्रोल करेगा। अर्थात वो देखेगा, उसका जस्टिफिकेशन देखेगा कि पैसे जो विभाग के द्वारा मांगे जा रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है विभाग को कि वो पैसा किस मद में और किस लिए वो खर्च करेगा। यदि सीएजी संतुष्ट होगा तो वही मांग बजट के रूप में फिर आगे वित्त मंत्रालय जाती है। तो कंट्रोलर का काम करता है, सार्वजनिक वित्त पर क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। अर्थात सबसे अच्छा शब्द क्या हो सकता है, सार्वजनिक वित्त पर सीएजी क्या कर रहा है, आपका नियंत्रण कर रहा है। सार्वजनिक वित्त का मतलब क्या, सार्वजनिक वित्त का मतलब क्या, पब्लिक ने जो पैसा टैक्स के रूप में, दो तरह के, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जो दिया है, जो कि कहाँ जमा हुआ है, जाकर संचित निधि में जमा हुआ है। कहाँ जमा हुआ है, संचित निधि में जमा हुआ है। इस संचित निधि से पैसा सरकार बजट के माध्यम से क्या करती है, खर्च करती है। कल मैंने बताया था आपको, विनियोग विधेयक जब पारित हो जाता है तो बजट की अनुदान मांगों को खर्च करने की शक्ति सरकार को प्राप्त हो जाती है। तो पैसा कहाँ जमा होता है, संचित निधि से। संचित निधि अर्थात जिसमें पब्लिक के द्वारा टैक्स की जो राशि है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में जो प्राप्त होती है वो जमा होती है। तो जो सार्वजनिक वित्त है, जनता का जो पैसा है, उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। पहले तो कंट्रोल भी करेगा उसको, है ना। उसके बाद जब पैसा जब दे दिया जाएगा तो विभागों के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है तो उसके लेखों की भी क्या करेगा, वो जांच करेगा। अर्थात सही जगह पर पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके संबंध में जो बिल हैं वो सही तरीके के हैं कि नहीं है। इन सब चीज़ों की जांच कौन करता है, सीएजी करता है। तो सीएजी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जिस प्रकार केंद्र में सीएजी होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, ऑडिटर जनरल होता है। अर्थात राज्य में जो ऑडिटर जनरल होता है वो सिर्फ राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं, राज्य सरकार के जो भी विभाग होंगे उनके लेखों की क्या करेगा, वो जांच करेगा। क्या करेगा, लेखों की जांच करेगा। और उस पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती। अर्थात कहने का मतलब राज्य सरकार का जो एजी है वो अनुदान जो मांगे होती है विभागों की, उन विभागों को कंट्रोलिंग अथॉरिटी का काम राज्य का एजी नहीं करता है, लेकिन केंद्र का सीएजी ये दोनों काम करता है। सीएजी जो है, सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये भी याद रखना है आपको कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये भी आपको याद रखना। सीएजी प्रत्येक वर्ष क्या देगा, एक रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। वो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा, संसद में रखेगा। तो जितने भी आपने देखा है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है या बोफर्स घोटाला है, जितने भी जो घोटाले जो उजागर होते हैं सेंट्रल के, वो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही होते हैं अधिकतर। सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही घोटालों का क्या लगता है, पता लगता है। तो सीएजी जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति प्रतिवर्ष इसे संसद में रखता है। उसी प्रकार राज्य का जो एजी है वो राज्यपाल को क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा और राज्यपाल उसे राज्य की विधानसभा में क्या करता है, रखता है। तो लघु उत्तरी में आप इतनी चीजें इसमें लिख सकते हैं। अर्थात सार्वजनिक वित्त का क्या है, एक प्रकार से यह प्रहरी के रूप में काम करता है सीएजी और एजी। अर्थात जो जनता का जो पैसा है वो सरकार के द्वारा या सरकारी विभागों के द्वारा सही जगह पर सही मद में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा, इसकी जांच कौन करेगा, आपकी सीएजी करेगा। अब आज मैं आपके लिए, आपके पास दो सवाल हैं जो आपको चैट के माध्यम से, कि भारत का सीएजी कौन है वर्तमान में, और मध्य प्रदेश का एजी कौन है, और मध्य प्रदेश के एजी का मुख्यालय कहाँ है। ये तीन चीजें आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में सीएजी कौन है। चैट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिए। राज्य में एजी कौन है वर्तमान में, और राज्य एजी का मुख्यालय कहाँ पर है, राज्य एजी का मुख्यालय
कहाँ पर है। इन 3 क्वेश्चन आप चैट के माध्यम से इनका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए। अगला सवाल हम अब देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कितने व्यू हैं? 17। सभी लोग शेयर कर दीजिए लेक्चर को। 17 लोग हैं, पहले तो बहुत कम लोग हैं। नहीं 30 भी हो गए थे, अब हो गए 17। हाँ, बहुत कम बच्चे हैं, 17 ही बच्चे हैं, बहुत कम है। जो भी बच्चा ऑनलाइन है वो लेक्चर को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 19। बार बार बोलना पड़ता, रोज बोलना पड़ता। कल भी मैंने 20। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिए। चलिए अगला है ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन है। पहली चीज, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 74 में क्या है, ऑडिटर जनरल का क्या है, वर्णन है। पहली चीज, ऑडिटर जनरल क्या करता है, या सॉरी अटॉर्नी जनरल, सॉरी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का क्या काम है, तो अटॉर्नी जनरल का ये काम होता है, इसके 2 काम होते हैं। इसका 2 काम, पहला काम यह होता है कि सरकार का क्या होता है, ये विधिक सलाहकार होता है। सरकार का विधिक सलाहकार होता है, अर्थात सरकार को विधि संबंधी मामलों में या लॉ संबंधी मामलों में या कानून संबंधी मामलों में सलाह कौन देगा, उसको अटॉर्नी जनरल देगा। अर्थात सरकार के द्वारा जब भी कोई विधेयक या ऑर्डिनेंस संसद में रखा जाएगा तो वो रखाने के पहले एक बार अटॉर्नी जनरल के पास जाता है और अटॉर्नी जनरल जांच करता है कि इसकी विधायी शक्ति है कि नहीं है, अर्थात इस तरीके का कोई कानून बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसा तो ये कानून नहीं है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। ऐसा यदि कानून है तो अटॉर्नी जनरल केंद्रीय मंत्रिमंडल और पीएम को क्या कर देगा, बोल देगा कि इसकी विधायी शक्ति नहीं है, अर्थात इसमें ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है या जो भी कुछ है। तो ऐसी स्थिति में अटॉर्नी जनरल विधायी क्षमता को जांचता है, किसकी, विधेयक की, तो उसकी क्षमता है कि नहीं संसद में रखे जाने की। तो सरकार का एक तो विधिक सलाहकार होता है और विधेयकों की क्या जांचता है, विधेयकों की विधिक क्षमता, विधिक क्षमता को क्या करता है, ये जांचता है। इसके अलावा इसका एक काम यह होता है, सरकार की पैरवी करता है। सरकार की क्या करेगा, पैरवी करेगा ये सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सरकार की पैरवी कैसे करता है, यदि मान लो सरकार के विरुद्ध यदि सुप्रीम कोर्ट में क्या लगा दी गई है, याचिका लगा दी गई है, तो सरकार की ओर से कौन पैरवी करेगा, सरकार का वकील कौन रहेगा, तो सरकार का वकील कौन रहेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता के लिए 4 क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। 4 कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। यदि कोई भी बात, मान लो राज्य में भी मान लो कोई हाई कोर्ट में चल रहा है सरकार के विरुद्ध बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, तो ऐसी स्थिति में सॉलिसिटर, ये चारों जो सॉलिसिटर जनरल है भारत के विभिन्न हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वाद की क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। अर्थात सरकार का पक्ष जो है न्यायालय में रखने का काम कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसकी सहायता के लिए कौन होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको याद रखना, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का आर्टिकल जो 74 है इसमें इसका वर्णन है। और इसका एक काम और है, सरकार का विधिक सलाहकार है, विधेयकों की विधेयक क्षमता जांचता है, इसके अलावा सरकार की पैरवी करता है और संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। संसद की कार्रवाई का मतलब लोकसभा में जाकर बैठ सकता है, इच्छा होगी तो लोकसभा में जाकर क्या कर जाएगा, बैठ जाएगा वहां पे, है ना। किसी विधेयक पर क्या कर सकता है, चर्चा कर सकता है, स्पीच भी दे सकता है किसी विधेयक। लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है और वहां पर भी क्या कर सकता है, किसी विधेयक पर चर्चा में भाग ले सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। अटॉर्नी जनरल जो है संसदीय कार्रवाई में तो भाग ले सकता है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो अटॉर्नी जनरल में यदि आपको लघु उत्तरी में सवाल आता है तो कितनी बातें लिखना है आपको कि संविधान का आर्टिकल 74 में उल्लेख है, सरकार का विधिक सलाहकार है, विधेयकों की विधिक क्षमता की जांच करता है। अर्थात जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा कोई भी विधेयक संसद में रखा जाना होता है तो उसकी जांच अटॉर्नी जनरल करता है। वो जांचता है कि उसकी विधायी क्षमता है या नहीं। इसके अलावा सरकार की पैरवी करता है, अर्थात सरकार के विरुद्ध यदि कोई बात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लाया जाता है तो इसी स्थिति में अटॉर्नी जनरल जो है सरकार का पक्ष न्यायालय में रखेगा। और उसकी सहायता के लिए कितने लोग होते हैं? उसकी सहायता के लिए 4 सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भी क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इतनी चीजें आपको याद रखना। कितनी है बैटरी? 10% बैटरी है। बैटरी की थोड़ी प्रॉब्लम है, 10% है तो क्लास ज़्यादा नहीं चल पाएगी, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए अगला जो है, अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां। 26 राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां कोई बता सकता है चैट के माध्यम से कि संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है और कौन से भाग में इसका उल्लेख है? चैट के माध्यम से बताइए कि राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां संविधान के किस भाग में, संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें कौन से भाग में आता है? सुमेधा चौहान और अंजलि को छोड़कर कोई बताए कि राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। सुमेधा चौहान और अंजलि को छोड़ के कोई भी चैट के माध्यम से बताएं जल्दी से कि राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां संविधान के किस आर्टिकल में आती हैं और किस भाग में आती हैं। बताइए जल्दी से, कोई भी। आलोक, कोशिश करिए जल्दी से कि संविधान के किस आर्टिकल में और किस भाग में इसका उल्लेख है। तो संविधान का भाग जो है 19 और आर्टिकल है 361 से 365 में क्या है? इसका उल्लेख है राष्ट्रपति की उन्मुक्तियों का। और इसके साथ साथ राज्यपाल की उन्मुक्तियां भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। उन्मुक्तियों का मतलब ये होता है, इसको सरल यदि हिंदी में समझा जाए तो इसको सरल हिंदी में समझ सकते हो कि विशेषाधिकार है। क्या है? विशेषाधिकार है। और इसको इंग्लिश में बोलोगे तो क्या है? स्पेशल राइट्स है। कल मैंने बताया था विधि के समक्ष समानता का अपवाद क्या है, वहां पे बात आपको शॉर्ट में मैंने बताई थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है इसका। अति लघु उत्तरी में सवाल आ सकता है। तो भाग 19 और आर्टिकल, इसमें इसका उल्लेख है राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल की उन्मुक्तियां। अर्थात क्या स्पेशल राइट्स है जो सामान्य नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अर्थात विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है, उसका अपवाद है। तो ऐसी कौन कौन सी 3 बातें हैं? तो 3 बातें जो है विधि के समक्ष समानता की, पहली बात तो यह है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति व राज्यपाल के किए गए कार्यों व फैसलों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये चीज आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने पद पर रहते हुए जो भी काम किया है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी राज्य का राज्यपाल या भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायालय में क्या गया है, न्यायालय में उसको बुलाया गया किसी बात के लिए या परिवाद के लिए उसको बुलाया गया, ऐसा आप कभी भी नहीं सुनोगे। क्योंकि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के किए गए कार्यों व फैसलों की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनर्लोकन नहीं हो सकता उसके फैसलों का। दूसरी चीज कि पद पर रहते हुए कोई दांडिक क्रिया नहीं हो सकती उस पर। दांडिक यानी क्रिमिनल ऑफेंस
लागू नहीं होगा। क्रिमिनल ऑफेंस लागू नहीं होगा कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है ना, कोई भी फौजदारी मामला उस पर लागू आप नहीं कर सकते। इस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर पद पर रहते हुए। और तीसरा है सिविल मामले में भी, सिविल मामलों में भी उसे 2 माह पूर्व क्या देना पड़ेगी, सूचना देना होगी। तब 2 चीज आपको मैं समझा देता हूं कि फौजदारी मामला क्या होता है और सिविल मामला क्या होता है। 2 तरह के अपराध होते हैं समाज में, क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस। फौजदारी यानी क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल यानी सिविल ऑफेंस। ऐसे अपराध जिनका समाज पर प्रभाव पड़ेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो आएंगे आपके क्रिमिनल ऑफेंस पे। जिसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो आते हैं सिविल ऑफेंस पे। जैसे 2 भाइयों का संपत्ति के बीच यदि विवाद हो जाए, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। पति पत्नी के बीच तलाक हो जाए, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के उत्तराधिकार का कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी संपत्ति इसको मिलना चाहिए, वसीयत है, ये सब मामले काय में आते हैं, आपके सिविल मामलों में आते हैं। तो सिविल मामलों में भी 2 माह पूर्व क्या देना पड़ेगी, राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगी। और क्रिमिनल ऑफेंस उस पर लागू नहीं हो सकता और पद पर रहते हुए उसके किए गए कार्यों की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें ये भी लिख सकते हो कि यह अनुच्छेद 14 अर्थात विधि के समक्ष समानता का अपवाद भी है। कल भी मैंने बताया था घूम के, है ना। तो ये इस तरीके से इसको आप 100 शब्दों में यदि आता है तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन कौन सी है। जाति लघु उत्तरी में नहीं आएगा, लघु उत्तरी में ही आएगा। ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन कौन सी है। पहली उसकी समाधान शक्ति है आपकी लघुकरण, दूसरी है परिहार, तीसरी है विराम और चौथी है विलंबन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बैटरी कितनी है देखना भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रपति की क्षमादान जो शक्ति है संविधान का आर्टिकल 9% 72 में उल्लेखित है ना। 72 में उल्लेखित है। अर्थात किसी भी न्यायालय के द्वारा यदि किसी को सजा हुई है कैदी को, तो उसको क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति, यानी कहने का मतलब सेशन कोर्ट से सजा हो गई तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट से सजा हो गई तो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी यदि सजा हो गई व्यक्ति को तो अंत में राष्ट्रपति के पास क्या लगा सकता है, वो क्षमादान याचिका लगा सकता है। निर्भया केस में आपने देखा है पूरे देश में चारों जो अभियुक्त थे उन्होंने इस याचिका का क्या, इस शक्ति का क्या किया था, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया था। आप लोगों ने देखा है क्षमादान शक्ति का। तो 4 तरह की क्षमादान शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। पहला है लघुकरण। लघुकरण ने सजा को वो कम कर सकता है, को कम कर सकता है, ठीक है। और दंड की प्रकृति भी बदल सकता है। दंड की प्रकृति भी बदलेगा। सजा को कम कर सकता है अर्थात कैसे, सजा को कम कर सकता है ना। मान लो किसी को 5 वर्ष सजा हुई है सुप्रीम कोर्ट से अंत में जाके, तो वो उसे कितने वर्ष कर सकता है, 3 वर्ष कर सकता है, 2 वर्ष कर सकता है, या माफ भी कर सकता है। इसके अलावा दंड की प्रकृति भी बदल जाता है, क्योंकि सजा जो होती है उसमें 2 तरह के दंड होते हैं। एक तो होता है सश्रम कारावास और दूसरा होता है साधारण कारावास। सश्रम कारावास का मतलब ये होता है कि जो कैदी है उसे जेल में श्रम करना पड़ेगा, और साधारण में क्या होता है, उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, वो बैठा रहेगा बस आराम से वहां पर। तो 2 तरह का वो होता है। तो लघुकरण में क्या कर सकता है राष्ट्रपति, सजा को कम भी कर सकता है, और सश्रम कारावास है तो उसे
साधारण में भी बदल सकता है, यानी दंड की प्रकृति को बदल सकता है राष्ट्रपति। इस बात का आपको याद रखना। दूसरा है परिहार। परिहार में यह होगा कि सजा को तो कम करेगा ही। पहली चीज क्या है, सजा को क्या करेगा, कम करेगा, किंतु दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति नहीं बदलेगी। इसका मतलब क्या है, दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, इसका मतलब यह है कि यदि 10 साल का सश्रम कारावास हुआ है उसे, 10 साल का यदि 5% बैटरी हो तो बता दें, 10 साल का यदि सश्रम कारावास हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसे वो 5 वर्ष का कर देगा, 2 वर्ष का कर देगा, लेकिन दंड की प्रकृति उसे साधारण कारावास में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो दंड की प्रकृति को नहीं बदलेगा, सजा को क्या कर देगा, कम कर देगा। दूसरा क्या है, विराम। विराम का मतलब क्या है, विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखेगा। विराम का मतलब विशेष परिस्थितियां यदि है तो ऐसी स्थिति में भी सजा को क्या कर सकता है, वो माफ कर सकता है, कम कर सकता है। कैसे विशेष परिस्थितियां, यदि कोई गर्भवती महिला है उसे सजा हो गई तो जब तक गर्भवती महिला का जो बच्चा है वो नहीं हो जाता, जब तक उस सजा को क्या कर सकता है, वो टाल सकता है। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है जो कि इसको बार बार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बार बार डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, बाईपास सर्जरी हुई है, बहुत ज़्यादा एज है, तो ऐसी स्थिति में भी विशेष परिस्थितियों को देखकर भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसकी सजा को क्या कर सकता है, विराम दे सकता है, अर्थात उस पर कमी कर सकता है। जिसको बोलते हैं विराम, अर्थात विशेष परिस्थितियां को ध्यान में रखकर क्या करेगा, वो सजा को क्या करेगा, कम कर सकता है। अगला क्या है, विलंबन। विलंबन का मतलब यह है कि जैसे ही उसके पास दया याचिका गई राष्ट्रपति के पास क्षमादान की, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, विलंबन हो रहा है। जैसे 1992 में राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनकी सजा जो है सन 2004 या 5 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा उन्हें सुना दी थी, लेकिन उस पर फिर आगे जाकर 2015 में क्या हुआ, 15 में यह हुआ कि वो याचिका 2004 से लेकर 15 तक कहाँ पड़ी रही, 11 साल राष्ट्रपति के पास पड़ी रही। तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो सजा में क्या हो गया, विलंबन हो गया, है ना। ऐसे ही संसद पर जब हमला हुआ था तो उसके जो आरोपी है उसकी भी जो है लगभग 10 वर्ष जो है राष्ट्रपति के पास क्या पड़ी रही थी, दया याचिका पड़ी रही थी। तो ये जब राष्ट्रपति कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है उस पर, तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो विलंबन की स्थिति बन गई। और एक चीज और याद रखना है कि राष्ट्रपति ने यदि किसी को क्षमादान दिया है, अर्थात सजा माफ दी है, तो उसका जुडिशली रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, अर्थात न्यायालय में उसके फैसले को चुनौती दी जा सकती है। इस बात का आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की ये शक्ति जो है ये भी अंतिम नहीं है। इस फैसले के विरुद्ध भी न्यायालय में पुनः क्या दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट में निहित है, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के अधीन है। राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से इसमें फैसला नहीं ले सकता, अर्थात प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट जो चाहेगी वही उसको फैसला लेना पड़ेगा, और उस फैसले के बाद उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। थोड़ा सा चार्जिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से लेक्चर आज थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसलिए उसको लेक्चर को समाप्त करना पड़ रहा है। 7% इसलिए कल और ज़्यादा टॉपिक कल हम सम्मिलित कर लेंगे, कल 1.25 घंटे की क्लास कर सकते हैं। तो कल हम मिलते हैं, धन्यवाद।